बच्चों को घुमाने फिराने जाती तो ड्राइवर को भी साथ ले जाती, जो खुद खाती इसे भी खिलाती। ड्राइवर भी बच्चों पर जान छिड़कता। रात होती तो बेफिक्र होकर ड्राइवर को क्वार्टर में सुला लेती। लेकिन इस रात क्वार्टर की छत टपकने लगी तो ड्राइवर को बोला, आज मेरे कमरे में सो जाओ। मगर इस रात होश उड़ गए जब मेरे शौहर ने एक जवान और खूबसूरत ड्राइवर रखा था। जब पहली बार मैंने इसे देखा तो इसे देखती रह गई। वो इतना खूबसूरत था कि देखने वाला नजरें पलटना भूल जाएगा। और मैं हुस्न परस्त औरत थी, खुद भी हसीन थी, मगर मेरा शौहर जरा भी प्यारा ना था। हमारे यहाँ रिवाज था कि शादी के बाद ही दुल्हन दुल्हा को देखती थी, ना तस्वीर दिखाई जाती थी, ना ही हमारी रजामंदी पूछी जाती थी। ये सब फैसले हमारे बड़े करते थे। मेरी शादी पर भी ऐसा ही हुआ था। मैं खूबसूरत थी, इसीलिए ख्वाब भी मैंने ऐसे ही शौहर के देखे थे। मुझे लगा कि मेरे वालिदैन मेरे लिए ऐसा हमसफर तलाश करेंगे जो देखने में मुझ जैसा ही हो। आसिम से जब मेरी मंगनी हुई तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मुझे कोई इसकी तस्वीर ही दिखा दे, लेकिन नहीं, मेरे वालिद इस मामले में बड़े सख्त थे और मेरी वालिदा मेरे वालिद से बेहद डरती थी। इनसे ये नहीं कह सकती थी कि आसिम की तस्वीर मंगवा दें, लेकिन मेरी बड़ी बहन जो आसिम को देखकर आई थी बड़ी तारीफें कर रही थी। फिर मेरी बड़ी दोनों बहनें के शौहर भी खुश शक्ल थे। मेरी बहनों के साथ उठते बैठते मीठे जचते थे। मैंने सोचा, जाहिर है मेरे वालिदैन ने मेरे लिए भी ऐसा ही शौहर तलाश किया होगा। शादी पर हमारे यहाँ यह रस्म भी थी कि दुल्हन का घूंघट निकाल कर ही इसे दूल्हे के साथ बिठाया जाता था। इसीलिए मैं अब तक आसिम को देख ही नहीं पाई थी। ससुराल पहुंची तो मुझे कमरे में लाकर बिठा दिया गया। रात को ही आसिम कमरे में आए। मैं घूंघट के अंदर ही शर्माई शर्माई से बैठी थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने मेरा घूंघट उठाया, मैं देखकर अपनी नजरें चुरा गई थी। आसिम मेरे तस्वीर से बिल्कुल बराकस थे। सांवले रंग का पिचते नैन, नक्श सामने के दो दांत मुस्कुराने से बाहर साफ नुमायां हो रहे थे। ये देखकर तो मेरी आंखों में आंसू झलक गए। जब आसिम ने मेरा हाथ पकड़ा तो अपने सफेद दूधिया रंगत वाली कलाई मुझे आसिम के सामने हाथों में बुरी सी लग रही थी। मैं ये सोचने लगी कि आखिर मेरे माँ बाप ने आसिम के अंदर क्या देखा था। मैं कैसे इस शख्स के साथ सारी जिंदगी गुजारूंगी। मेरे यूं रोने पर आसिम मेरे रोने की वजह पूछने लगे। मैं क्या वजह बताती, जो असल वजह थी। अगर वो बता देती तो शायद मुझे छोड़ देते। इसलिए मैंने कहा, घर वालों से उदास हो। हमारे यहाँ तलाक का भी कोई तस्वुर न था। दुल्हा पसंद हो या ना हो, लड़की को बस वही जिंदगी गुजारनी पड़ती है जहाँ इसके वालिदैन इसकी शादी कर देते हैं। मैं भी जानती थी कि अब जो कुछ भी है आसिम ही है। दिल मिले या ना मिले, नसीब तो मिल ही चुके थे। चंद दिन बाद जब मैं अपने मैके रहने के लिए गई तो मैंने अपनी वालिदा और बहनों से कहा कि आपने क्या देखकर मेरी शादी आसिम से की। ये कहते हुए मेरे आंसू छलकने लगे थे। मेरी बहनें मुझे हक्का भक्का देखने लगी। मेरी वालिदा कहने लगी, क्या कमी है इसमें, अच्छा खासा कमाता है, बल्कि तुम तो अपने दोनों बहनों में ज्यादा सुखी जिंदगी गुजारोगी। आसिम का अपना बड़ा घर है, अच्छा खाता पीता है, गाड़ी है। तुम्हारी बहनों के शौहर तो किराए के घरों में रहते हैं। मोटरसाइकिल पर ही तुम्हारी दोनों बहनें शौहरों के साथ आती जाती हैं। मैंने कहा, अम्मा, मैंने जिंदगी इंसान के साथ गुजारनी थी, इसके घर के अंदर, गाड़ी के साथ नहीं। मैं भी मोटरसाइकिल का सफर कर लेती, किराए के घर में रह लेती, पर शौहर तो ऐसा होता जिसे देखने का जी चाहता। मेरी माँ ने मुझे डांटना शुरू कर दिया। कहने लगी, बहुत नाशुक्री औरत है, इतना भी बुरा नहीं है वो अच्छा खासा ही तो है। मैंने कहा, ठीक है, आपको तो अच्छा खासा ही लगेगा, पसंद जो आपकी है, मेरी तो नहीं है। मैं अपने वालिदैन से इस कदर बदसिन हो गई थी कि मैंने इनके घर जाना छोड़ दिया। ज्यादा वक्त मैं आसिम के घर पर ही गुजारती थी। इसके वालिदैन हयात न थे। बहुत बड़ा घर था, बहुत नौकर चाकर थे, सब कुछ था, बस जिसके साथ मुझे वक्त गुजारना था वो मुझे पसंद ना था। जब भी आसिम मेरे साथ बैठता, बातें करता तो मैं बहाने से उठने लगती। कहती, मेरे सर में दर्द है, मुझे नींद आ रही है। कभी ये कहती कि मैं पूरा दिन मुलाजिमों से काम करवाते करवाते थक जाती हूँ, मैं जल्दी सोने की आदी हूँ। जो बहाना मुझे समझ आता मैं इसे बताती रहती। वो चुपचाप एक टिक मुझे देखता रहता, फिर बड़े प्यार से कहता, अच्छा ठीक है, तुम सो जाओ, दिन भर की थकी हुई हो। मैं जितना इससे कतराती वो इतना ही मेरे पास आने की कोशिश करता। चंद माह गुजरने के बाद ही मैं उम्मीद से हो गई थी। ये वक्त औरत के लिए ऐसा होता है कि वो खुशी से हवाओं में उड़ाती रहती है, और मैं रोने लगी थी। बड़ी मुश्किल से मैं एक बदसूरत शौहर को बर्दाश्त कर रही थी, और अब इसका बच्चा जाहिर है वो भी वैसा ही होगा। आसिम बहुत खुश था, मेरा बहुत ख्याल रखने लगा था।
अब तो इसने मेरे लिए 24 घंटे की मुलाजिमत रख दी थी ताकि मैं उठकर पानी का गिलास भी खुद ना पीऊं। लेकिन मेरे शिकवा अभी भी खत्म ना हुए थे। मेरे घर बेटा पैदा हुआ था, लेकिन शुक्र था वो मुझ पर गया था। मेरी तरह ही खूबसूरत था, इसलिए मैंने अपने इस बेटे से बड़ी मोहब्बत की। लेकिन इसके बाद जब मेरे घर दूसरा बेटा पैदा हुआ तो वो अपने बाप पर था और मैं इसे हाथ भी ना लगाती थी। मुलाजिमा से कहती थी तुम ही इसे संभालो। बहरहाल ये हुआ था कि मैंने दिल को समझा लिया था कि मुझे जिंदगी यूं ही गुजारनी है। जब तक कि वो ड्राइवर हमारे घर नहीं आया था, आसिम ने मेरे और घर के लिए एक पठान ड्राइवर को रख लिया। जब मैंने इसे पहली बार देखा तो मैं अपने होशो हवास खो बैठी थी। एक टिक में इसे देखे जा रही थी और वो शायद मेरी नजरों से घबराकर नजरें चुराने लगा था। बार बार वो चोर आंखों से मुझे देखता, जब मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा पाता तो नजर चुरा लेता। वो एक 22-23 साला नौजवान था, लेकिन हुस्न का शाहकार था। मेरे शौहर ने इससे 2-4 सवाल पूछे कि तुम्हें गाड़ी तो ठीक चलानी आती है, क्योंकि तुम्हें मैं घर के लिए ड्राइवर रखना चाहता हूँ। बीवी बच्चों का मामला है, ये ना हो कि मुंह में निस्वार डाले तुम गाड़ी चलाओ और कहीं ना कहीं ठोक दो। ये सुनकर वो पठान नौजवान मुस्कुराने लगा तो इसके काल पर पड़ने वाला डिम्पल तो जैसे मेरी जान लेने लगा था। वो मेरे शौहर से कहने लगा, नहीं साहेब जी, मैं निस्वार नहीं खाता और गाड़ी भी बड़ी एहतियात से चलाता हूँ, आप बेफिक्र रहें। मैं ये सुनकर बड़ी खुश हो गई कि मेरे शौहर ने इस ड्राइवर को नौकरी पर रखा है। मेरे शौहर ने कहा कि ठीक है, सुबह 7 बजे तुम्हें मेरे बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है और इसके बाद बेगम साहिबा जहाँ कहें इसे ले जाना है। वैसे भी मेरी बेगम बाहर कम ही आती जाती हैं, हाँ लेकिन शॉपिंग के लिए कभी कभार चली जाती हैं। वो कहने लगा, जी साहेब जी, आप बेफिक्र रहें, मालकिन को मुझसे कोई भी शिकायत नहीं होगी। अब तो मेरा ज्यादातर वक्त बाहर घूमने फिरने में ही रहता था। जैसे ही बच्चे स्कूल से आते मैं उन्हें खाना वाना खिला देती और कहा करती कि चलो आज पार्क में घूमने चलते हैं। बच्चे भी बड़े हैरान कि हमारी माँ को आज हुआ क्या है। कहाँ वो मेरी मिन्नतें करते रह जाते थे कि हमें कहीं ले जाएं, लेकिन मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी। आज मैं इनसे खुद कह रही थी वो जल्द से तैयार हो जाए। मैं भी आज खूब दिल से तैयार हुई थी। अच्छा सा कढ़ाई वाला जोड़ा पहना, मेकअप किया, बालों को भी खुला छोड़ दिया। जैसे ही मैं बाहर आई तो ड्राइवर अपने कंधे पर रुमाल रखे गाड़ी का शीशा और गाड़ी साफ कर रहा था। मैंने कहा, जल्दी से गाड़ी में बैठो, हमने पार्क जाना है। वो फौरन सर हिलाता हुआ गाड़ी में बैठ गया। चौकीदार ने मेन दरवाजा खोल दिया। मेरे बच्चे गाड़ी की पिछली निश्त पर बैठ गए और मैं खामोशी से पार्क की एक बेंच पर बैठ गई। मेरे बच्चे वहां पर खेलने लगे। मैं कुछ देर तो जानबूझकर बार बार चहल कदमी करती रही, इसे देखती रही। वो नजरें झुकाए बैठा हुआ था या फिर बच्चों को खेलते हुए देख रहा था। कुछ देर बाद ही मैं इसके पास बेंच पर बैठ गई। मैंने देखा कि वो कुछ तस्वीब का शिकार हुआ था। मैंने जानबूझकर इसके हाथ पर हाथ रख दिया। वो बुरी तरह चौंका था। मैंने कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो, बड़ी खुशनसीब होगी वो लड़की जिसकी तुमसे शादी होगी। वो गुस्से से मुझे देखने लगा। मैंने फौरन से मौजू बदल दिया। फिर मैं बच्चों के साथ एक रेस्टोरेंट में चली गई। वो बाहर ही बैठा था। मैंने कहा, आओ, बच्चे शौक से बर्गर खाते हैं, आज तुम्हें भी बर्गर खिला देती हूँ। बर्गर का नाम सुनकर इसके चेहरे पर मैंने मुस्कान देखी थी। मैं भी खुश हो गई कि चलो इसका मूड तो ठीक हुआ। वो फौरन से गाड़ी लॉक करके रेस्टोरेंट के अंदर आ गया, लेकिन बैठा दूसरी टेबल पर था। मैंने वेटर से बर्गर लाने के लिए कहा और इस ड्राइवर के लिए भी ऑर्डर कर दिया। मैंने देखा वो बहुत बड़ा खुश होकर वो बर्गर खा रहा था, साथ में पेप्सी की भी बोतल पी रहा था। मैं समझ गई कि वो खाने पीने का शौकीन है, इसलिए जब भी मैं बाहर जाती तभी इसे आइसक्रीम खिलाती, तो कभी बर्गर कभी पिज्जा, कुछ ना कुछ खाने का लालच देती रहती और वो खुश रहता। और इसे मैं दो मानी बातें भी करती कि मुझे वो अच्छा लगता था। वो चेहरे पर नागवारी डाले मेरी बातें सुनना था, लेकिन मैंने नोट किया था कि वो मेरे बच्चों के साथ बहुत मोहब्बत करने लगा था। एक बार दोपहर के 11 बजे ही तेज बारिश शुरू हो गई। मैंने देखा कि वो बेहद परेशान था। कहने लगा कि आज मैं बच्चों को जल्द ही स्कूल से ले आता हूँ। अगर मैंने इनकी छुट्टी का इंतजार किया तो सड़कों पर पानी भर जाएगा और गाड़ी भी खराब हो जाएगी, बच्चे परेशान ना हो जाए। ये कहकर ही वो फौरन इसे बच्चों को लेने के लिए चला गया। इसका मेरे बच्चों के लिए यूं परेशान होना मुझे अच्छा लगने लगा था। अब मैं ये कोशिश करती थी कि जैसे तैसे भी आजम मुझसे बदगुमान हो जाए और मुझे छोड़ दे, ताकि मैं किसी न किसी तरह इस ड्राइवर से शादी कर लूं। आसिम अब तक ये घर और अपनी बहुत सी जमीनें मेरे नाम कर चुके थे, इसलिए मैं जानती थी कि अगर वो मुझे तलाक भी दे देंगे तो मेरे पास ठीक ठाक दौलत आ चुकी होती। मुझे खूबसूरत लोग पसंद थे,
या यूं कह लें ये खूबसूरती मेरी कमजोरी थी और इसकी खातिर मैं कुछ भी कर गुजरने को तैयार थी। चंद दिन बाद ही एक बार मेरे शौहर के नंबर से फोन आया। मैंने फोन उठाया तो कोई अजनबी था। जो खबर इसने सुनाई पहले तो मैं दिल पकड़कर बैठ गई। वो कहने लगा आपके शौहर का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में है। इसने मुझे एक हॉस्पिटल का नाम बताया और फौरन से कहा कि आप यहाँ पहुंच जाए। मैंने जैसे ही फोन बंद किया फौरन से बाहर की तरफ लपकी। चंद कदम मैंने तेजी से बढ़ाए लेकिन फिर एकदम से रुक गई। मेरे दिमाग में एक अजीब सा शैतानी ख्याल आने लगा कि अगर मेरा शौहर हॉस्पिटल में है और इसका एक्सीडेंट हो चुका है तो हो सकता है कि वो तफ्शीशनाक हालत में हो। जब ही एक अजनबी का फोन आया है फिर मेरे दिल में आया कि अच्छा हो के वो मर जाए ताकि मेरा रास्ता साफ हो जाए। मैं जानबूझकर अपने शौहर के पीछे नहीं गई। मैंने अपना फोन भी ऑफ कर दिया। मैंने सोचा कि अगर मेरा शौहर बच गया और मुझसे पूछेगा तो मैं कहूंगी कि मुझे तो किसी की कॉल नहीं आई, मेरा तो फोन ही बंद था। बहरहाल कुछ देर में इसी इंतजार में बैठी रही कि कब मुझे मेरे शौहर की मौत की खबर आएगी। अचानक से मुझे तेजी से गाड़ी घर से बाहर निकलने की आवाज आई। मैं फौरन से उठकर जब बाहर लॉन में आई, चौकीदार बेहद परेशान था। दरवाजा भी पूरा खुला हुआ था। सहन में गाड़ी भी कोई नहीं खड़ी थी। मैंने कहा यह ड्राइवर कहाँ गया है? चौकीदार कहने लगा बेगम साहिबा के नंबर से साहेब जी के नंबर से फोन आया था। इनका एक्सीडेंट हो गया है इसीलिए ड्राइवर इनके पास गया है। यह सुनकर मैंने हैरत का इजहार किया। मैंने कहा मुझे क्यों नहीं बताया, कैसे हो गया एक्सीडेंट? मैंने यूं जाहिर किया जैसे मैं हर बात से लाइल्म हूँ। मैंने जानबूझकर अपनी आंखें यूं रख ली जैसे रो रही हूँ, दुआ कर रही थी कि काश मेरा शौहर सही सलामत आ जाए। 2 घंटे बाद जब ड्राइवर वापस आया तो मेरा शौहर इसके साथ ही था। मुझे हैरत का झटका लगा क्योंकि इसे मामूली सी चोटें आई थी। हल्का सा लंगड़ा कर चल रहा था और ड्राइवर इसे सहारा देते हुए घर के अंदर ले आया। मैं जानबूझकर इससे सवाल करने लगी कैसे हो गया एक्सीडेंट, अपना ख्याल क्यों नहीं रखते? हालांकि मुझे जरा भी इसकी परवाह न थी। मुझे तो यह अफसोस था कि वो जिंदा बचकर क्यों आ गया। वो कहने लगा कि अभी मैं कोई भी जवाब नहीं दे सकता, मेरे सर में बहुत दर्द है। ऐसा करो मुझे चाय बनाकर दे दो और दवा भी दे दो। मैंने इसे दवा दी, चाय बनाकर दी। यूं जाहिर करने लगी कि जैसे मुझे इसका बड़ा एहसास हो। इसके बाद चंद दिनों में वो ठीक हो गया। एक दिन वो मुझसे कहने लगा अब मैं बीमार रहने लगा हूँ इसीलिए अपनी बाकी जायदाद भी तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। इसने चंद पेपर्स भी मुझ पर साइन करवा लिए। मैं तो खुश हो गई थी लेकिन एक बार मुझे मौका मिल गया। इस बार बारिश रात को बरसी थी। तकरीबन 10 बजे ऐसी तूफानी बारिश हुई कि मेरे शौहर का फोन आ गया कि वो फार्म हाउस पर अपने दोस्तों के साथ गया था और बुरी तरह से फंस गया है, इसीलिए हो सकता है कि रात को वापस न आ सके। मैंने सोचा यह मौका अच्छा है, मैं किसी बहाने से ड्राइवर को अपने कमरे में बुला लेती हूँ क्योंकि मैं जानती थी कि जिस क्वार्टर में ड्राइवर होता है इसकी छत पर जगह जगह शिकाब पड़े चुके हैं। जब बारिश होती है पानी सारा कमरे में आ जाता है। मैं फौरन से छतरी लेकर बाहर आई। चौकीदार भी अपने क्वार्टर में जा चुका था। मैंने फौरन से ड्राइवर को क्वार्टर के दरवाजे पर दस्तक दी। वो शख्स सोया नहीं था, सो भी कैसे सकता था? इसका तो पूरा क्वार्टर पानी से भर चुका था। इसने दरवाजा खोला और बेजारी से मुझे देखने लगा। पूरी छत पानी से टपक रही थी और वो चारपाई पर खड़े किए हुए देख रहा था कि कब पानी गिरना बंद हो और वो लेटे। मैंने कहा और हो तुम्हारा तो सारा क्वार्टर पानी से भर गया है, ऐसा करो तुम अंदर आकर सो जाओ। वो कहने लगा बहुत शुक्रिया बीबी जी, क्योंकि मुझे नहीं लगता रात भर बारिश रुकेगा और मैं यही सोच रहा था कि मैं कैसे सोऊंगा। लेकिन जैसे ही वो लॉन्च के अंदर दाखिल हुआ मैंने इसे अपने कमरे में जाने का इशारा किया। कहने लगा मैं कैसे आपके कमरे में सो सकता हूँ? मैंने कहा तुम्हारे मालिक फार्म हाउस गए हैं और रात घर वापस नहीं आएंगे। मेरा क्या है, मैं बच्चों के कमरे में जाकर सो जाऊंगी, तुम आराम से मेरे कमरे में सो जाओ। पहले तो वो कतराता रहा, इनकार भी करता रहा, लेकिन मेरे बार बार इसरार करने पर वो मेरे कमरे में चला गया। कुछ देर में बच्चों के कमरों में बैठी रही कि अचानक से मेरे शौहर की कॉल आ गई। वो कहने लगे कि रास्ते में हैं, बस कुछ देर में घर पहुंच जाएंगे। ये सुनकर पहले तो मेरा दिल बड़ा बुरा सा हो गया था, लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक और ख्याल आया। मैंने सोचा कि इस तरह मेरा शौहर मुझे फौरन से तलाक दे देगा। मैं फटाफट से उठी और अपने कमरे में चली गई। वो ड्राइवर मेरे बेड पर सो रहा था। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाजा बंद किया वो झट से उठ बैठा। मुझे यूं कमरे में देखकर वो घबरा गया। कहने लगा आप कमरे में क्या कर रही हैं? मुझे पता था कि कुछ ही देर में मेरा शौहर यहाँ पहुंच जाएगा, इसीलिए मैं इसके साथ सो गई। वो मुझसे अपना आप छुड़वाने लगा। मैंने जानबूझकर अपने बाजू फाड़ दिए और यूं जाहिर करने लगी जैसे कि वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा हो और शोर मचाने लगी। ऐन इसी वक्त मेरे शौहर ने दरवाजा खोला
तो मैं रोने लगी और रोते हुए अपने शौहर के साथ लग गई। मैंने कहा, ये ड्राइवर मेरे साथ मेरा ये कहना था कि मेरे शौहर ने ये एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा। ये देखकर मैं हैरान रह गई। वो ड्राइवर हाथ थामे खड़ा था। मेरा शौहर कहने लगा कि मैं सब जानता हूँ कि तुम मेरे साथ क्या ड्रामा रचा रही हो। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि मैंने इस कमरे में कैमरा लगा रखा था। मुझे पहले ही शक था कि तुम इस ड्राइवर को अच्छी नजर से नहीं देखती, और फिर तुम्हारी सारी बातें ये ड्राइवर मुझे बताता था कि तुम कैसे कैसे इस पर मेहरबानियां करती हो। जानती हो, जिस पेपर्स पर मैंने तुम पर साइन करवाए थे वो पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स थे। जब तुम मेरी वफादारी नहीं तो फिर मेरी किसी चीज पर तुम्हारा हक भी नहीं है। मैं रोती धोती अपने घर चली गई थी। मुझे आज अपने आप पर बेहद अफसोस हो रहा था। मैंने अपनी खुद पसंदी में अपना घर उजाड़ दिया था। काश कि मैं अपने शौहर से ही मोहब्बत करती, इसे अपनी वफा देती, तो हालत आज कुछ और होते। शक्ल सूरत सब अल्लाह के बनाए हुए होते हैं, तो हमें अपने सच्चे रिश्तों की सीरत देकर साथ निभाना चाहिए, ना कि शत्रुओं के पीछे भागकर अपने घरों को उजाड़ना चाहिए। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।